हेलो स्टूडेंट्स। अ, उम्मीद होगा कि आप सभी का होली बहुत अच्छा गया होगा। आज घर पे होने की वजह से मैं एक छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन कराऊँगा। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का रिवीजन करा दिया है, तो ये ज्योग्राफी का रिवीजन पीछे स्लाइड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। कल मैं डिजिटल बोर्ड से आपको हिस्ट्री और पोल साइंस का रिवीजन करा दूँगा। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट पेज में एक ट्रायंगल वाला शेप डायग्राम दिया होगा, उस डायग्राम को बनाते हुए एक्सप्लेन करना है कि नेचर, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और ह्यूमन बीइंग में क्या रिलेशन है। तो आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग नेचर से रिसोर्स लेके टेक्नोलॉजी की मदद से उसे यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करता है, जिससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो आप जो ट्रायंगल वाला शेप है वो बना के और इसके बारे में लिखिएगा। एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 3 नंबर पे सवाल आ सकता है। तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आपको सर्वे होता है, मैपिंग होती है। हम लोग इसमें पता करते हैं कि हमें जो रिसोर्स मिल रहा है वो क्वालिटी वाला मिल रहा है कि क्वांटिटी वाला मिल रहा है। फिर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं और अपने प्लानिंग को, रिसोर्स प्लानिंग को नेशनल प्लानिंग से क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये भी बुक में लिखा हुआ है। 3 स्टेप में होता है, आप वहाँ से देख के इसको कर लीजिएगा। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन? इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके पीछे क्या कारण है? तो ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा ग्रेजिंग करना, ज़्यादा माइनिंग करना, डिफॉरेस्टेशन, ये सब कुछ रीज़न है जिससे कि मिट्टी की क्वालिटी में कमी देखने को मिल रही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक्स के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्स का इस तरह से इस्तेमाल करना कि हमारे आज प्रेज़ेंट का भी नीड फुलफिल हो जाए और हम इसे फ्यूचर के लिए भी सेव कर लें। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ बॉक्स में एक रियो डी जेनेरियो का केस स्टडी दिया, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वहाँ से हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सके, ब्राज़ील में हुआ था जून के महीने में, पढ़ लीजिएगा उसको। व्हाट आर द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द इंडस्ट्री, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसे क्या दिक्कत होगा? तो आपकी किताब में 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले स्टार्टिंग इससे कीजिएगा कि अगर सही तरीके से हम रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो रिसोर्स जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा। कुछ के पास रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जो अमीर कहलाएँगे, कुछ के पास रिसोर्स कम हो जाएगा, जो गरीब कहलाएँगे। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, हमारा हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। ये सारे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं किताब में, सेकंड पेज पे, तो पॉइंट्स देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही गया। व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर से है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? इंडिया में 3 तरह के फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पढ़ लीजिएगा। इसमें तीनों फॉरेस्ट में क्या-क्या डिफरेंस है, रिजर्व, अनक्लास्ड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, पढ़ लीजिएगा। इंडिया में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या किया है, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें एनिमल को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। बाद में उस लिस्ट में बहुत सारे प्लांट्स को भी शामिल किए गए, बटरफ्लाइज़ को शामिल किए गए, एनिमल्स को शामिल किए गए, वो लिस्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट ने पोचिंग पे, हंटिंग पे बैन लगा दिया। जो जीएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले इसको कंपल्सरी करने वाला जो है वो उड़ीसा है, 1856 की बात है, जहाँ पे जो लोकल पीपल है, जो ट्राइबल है, उनको गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट से नॉन टिम्बर प्रोडक्ट लेने अलाउ करती है। मतलब लकड़ी को छोड़ के जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। बदले में आपको जो है फॉरेस्ट का ध्यान रखना होगा। तो ये कम्युनिटी, लोकल लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वाटर चैप्टर से आते हैं, तो डैम्स को हम लोग मॉडर्न टेम्पल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इसको नाम किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको डैम्स के बेनिफिट्स के बारे में लिखने हैं। डैम के क्यों-क्यों हमारे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ्लड को कंट्रोल करता है, टूरिज़्म को प्रमोट करता है, इसमें आप लिखिएगा। वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी का 2 रीज़न है, क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों आप ज़रूर लिखिएगा। डिफरेंस करके कि क्वांटिटिव रीज़न क्या है, क्वालिटेटिव रीज़न क्या है। जब पानी का अमाउंट कम हो जाए, उसे हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। जब पानी हो लेकिन हमारे लिए यूज़फुल ना हो, उसे हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी खत्म हो जाना। जैसे मान लेते हैं कि फ्लड में आप हैं, आपके चारों तरफ पानी ही पानी है। तभी ये पानी की स्कार्सिटी, क्योंकि वो पानी जो है क्वालिटी वाला नहीं है। और राजस्थान में जहाँ पे पानी की कमी है एग्ज़ैक्ट, वो आपका क्वांटिटी वाला हो गया। दोनों पढ़ लीजिएगा।
एक्सप्लेन द नेगेटिव इम्पैक्ट, डैम्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी उसके ऊपर लीजिएगा। एक्सप्लेन जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट बाबू, जल जीवन मिशन घर हर घर में रूरल एरिया में गवर्नमेंट का जो है एम है पानी पहुंचाने का, पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट का प्रोग्राम इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें 2-3 चीज़ है। अ, प्रधानमंत्री किसाई योजना पढ़ लीजिएगा, जल जीवन मिशन पढ़ लीजिएगा और अटल भूजल, ये तीनों को मिला के आप इसमें लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन और अटल जल, ये तीनों को मिला के इसमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है, आप उसमें लिख लीजिएगा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में होता है, जहाँ पे बैम्बूज का इस्तेमाल करके पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ सॉइल, व्हाट आर मेथड टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाने के लिए तो हम लोग वीडियो में डिस्कस भी किए थे। टेरेस फार्मिंग हो गया, काउंटर प्लफिंग हो गया, उसके बाद से आपका स्ट्रिप स्ट्रीप फार्मिंग, जिसमें हम लोग पट्टी में जो है घास उगाते हैं, जो हवा की स्पीड को कम कर देता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर चैप्टर से, व्हाट आर द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, 3 तरह के फार्मिंग है बाबू, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल, तीनों पढ़ लीजिएगा। आप पुराने तरीके से करेंगे तो प्रिमिटिव, और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा लैंड पे, वहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिव, और जो आपके प्रॉफिट अर्न करने के तरीके से हम लोग बोल देंगे कमर्शियल। एग्रीकल्चर जो है वो प्लांटेशन और जो इंडस्ट्री है वो आपस में इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें बताना है कि कैसे प्लांटेशन और एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्री आपस में जुड़ा हुआ है। प्लांटेशन जहाँ पे हम सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में, वो प्लांटेशन जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। प्लांटेशन जो है वो बैंकिंग, प्लांटेशन करने के लिए जो आपका प्लांटेशन है, जिस बड़े एरिया पे हम सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए कैपिटल पैसा चाहिए, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। इस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन सबको आपस में मिला के प्लांटेशन जो है और सारी इंडस्ट्रीज आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, आपको देख लीजिएगा। एक्सप्लेन 3 तरह क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, रबी, खरीफ और जैद, इनको भी आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन मिनरल से, एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ मिनरल, ये 5 नंबर का है, 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कि मिनरल कहाँ-कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक में। इसमें एक वेन्स और लोड सोल है, वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करा रहा हूँ, इसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा। हाँ, इस सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उस पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको बस एक क्वेश्चन और एक टॉपिक बता रहा हूँ कि एनर्जी से आप पढ़ जाइएगा, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है, एक नया हो, एक पुराना है, एक एनवायरनमेंट फ्री है, एक इको फ्रेंडली, एक इको फ्रेंडली नहीं, दोनों जरूर पढ़ जाइएगा डिफरेंस, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी हम सेव करते हैं वही एनर्जी आगे चल के हमारे लिए काम आती है, इसलिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट है कि पेट्रोलियम को हम लोग गोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, या फिर पेट्रोलियम जो है नोडल इंडस्ट्री क्यों कहलाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है। इसी पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग कॉस्मेटिक में भी करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में, फिर आपका जो है वो फर्टिलाइजर बनाने में। ये कुछ क्वेश्चन हुए जिसको आप जरूर करके जाइएगा। इसके साथ ही मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है ज्योग्राफी के, वो सब जरूर आप देखे जाइएगा। इतने क्वेश्चन कर लेने से आपका श्योर शॉट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% चांसेस है। क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूम इज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम सेक्टर। देखिए हमारे यहाँ जो कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल बनती है, वो 3 अलग अलग तरीके से बनता है। एक जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनता है उसे हम लोग मिल सेक्टर लूमिस बोलते हैं। एक जो सेमी होते हैं जिसमें कुछ हाँ काम मैनुअली होता है और कुछ काम मशीन से होता है, उसे हम लोग पावर लूम बोलते हैं। और वो जहाँ पे सब कुछ हाथ से होता है उसे हम लोग हैंडलूम बोलते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मिल है, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको हमेशा कम रखना चाहिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए किसको? तो पावर लूम को और हैंडलूम को। पावर लूम जो सेमी होता है और हैंडलूम जहाँ पे सेमी मतलब जहाँ पे कुछ काम मशीन से होते हैं और कुछ काम हाथ से, और आपका हैंडलूम मतलब जहाँ सब कुछ काम जो है हाथ से होता है। तो ये हैंडलूम और पावर लूम को ऊपर रखना है और जो बड़ी-बड़ी मिल्स हैं, उनको नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जहाँ पे मिल है, वो सब कुछ मशीन से हो रहा है। वहाँ पे की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी वर्कर्स की, लेकिन वही हैंडलूम और पावरलूम में आपको वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, पहला हो जाएगा। दूसरा, जो ट्रेडिशनल स्किल है, जितनी भी मिल है, वहाँ पे सारे काम तो मशीन से होंगे, वहाँ पे स्किल्स की जो पुराने कारीगर उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, इसीलिए हम पावरलूम को और हैंडलूम को आगे रखेंगे। उसके बाद से बैलेंस, इंडस्ट्री ग्रोथ भी बैलेंस रहे, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बल्क में बनाती हैं, तो उनको कॉस्ट कम पड़ता है। हो सकता है कि वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ले, इसलिए उन्हें हमेशा नीचे रखना है और आपका पावर लूम को और हैंडलूम को आगे रखना है।
और लास्ट जो है इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन भी हो सके, छोटे-छोटे वर्कर्स हैं, जो मिडल क्लास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। ये 4 इंडस्ट्री से है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? बताइएगा। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फाइनल रॉ मटेरियल इसको प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, तो प्राइमरी सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। देश की इकोनॉमी को हम इसी से मेजर करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को बताइएगा। इनपुट है, फिर आपका प्रोसेस होता है, फिर आपका आउटपुट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यूनिक पोजीशन रखती है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक वैरायटी, एक लॉन्ग चेन है खुद में, फाइबर के प्रोडक्शन से लेके गारमेंट्स बनाने तक, अलग-अलग समय पे अलग-अलग हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए